तैयार हो जाइए टेरिफिक ट्यूसडे के लिए। जी हाँ, टेरिफिक ट्यूसडे बताएंगे मतलब आगे, लेकिन दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत है और एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती। इस सुस्ती को हम करेंगे दूर और बताएंगे कि कितनी तेजी के साथ भारतीय बाजारों की होगी शुरुआत और आगे और कितना बढ़ेंगे, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। कल ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी रही, भारतीय बाजारों में शानदार मूव थी और इंडियन मार्केट्स इस समय 6 महीने की ऊंचाई के करीब है। तो अनिल जी बताइए, अच्छा ट्रेडिंग सेशन क्या आज हो सकता है? आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं सर? होना ही चाहिए, मतलब अब अच्छे के लिए दीप इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। 450 अंक ऊपर बंद हुआ है डाउ और उसके ऊपर 250 पॉइंट और ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। मतलब यू कांट आस्क फॉर मोर, मतलब इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर तो वो ख्वाबों में होगा, हकीकत में नहीं। तो इतनी तेजी के साथ अगर अमेरिकी बाजार बंद हुए, कल जब हम बंद हुए 200 सवा 200 पॉइंट हमें ऐसा अंदाजा था कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो लेकिन उससे कहीं बेहतर तेजी हुई। दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। एसएनपी पहली बार 3400 के पार निकला और इस मतलब आंधी तूफान वाली तेजी चल रही है अमेरिकी बाजारों में। मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक की डील में एक नया मोड़ आया है, साइज छोटी की गई है। आपको याद होगा हमने पहले ही ये खबर दी थी कि इस डील में एडा की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस आए और डील का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है, वो होता हुआ दिखा है। एलआईसी हाउसिंग, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनियों के आज नतीजे हैं। वायदा कारोबार की तो एकमात्र एलआईसी हाउसिंग है, लेकिन वो कोरोना के मामले 31 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात है कि रिकवरी रेट भी काफ़ी तेज है और एक्टिव मामले अब सिर्फ 7 लाख बचे। तो कोरोना के फ्रंट पर अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी थोड़ी सी राहत के आंकड़े आते हुए दिखे। उम्मीद करते हैं कि आंकड़े आगे भी बरकरार रहेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ी राहत ज़रूर है कोरोना के मामलों में, ये अच्छी खबर है। अनिल जी, जिस तरह का कल शाम को ग्लोबल एक्शन था, उससे पहले भारतीय बाजारों में हमने रैली आती हुई देखी है। अब एक्सपायरी का भी इंतजार कर रहे हैं। किस तरह के लेवल्स निकल कर आते हैं सर? क्योंकि 6 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी पहुंच चुका है, क्या और हेडरूम दिख रहा है अब से एक्सपायरी तक? किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? दीप, दो बड़े लेवल के पास हैं हम। एक 11500 जिसके पास कल हम पहुंचे, ऑलमोस्ट छुआ हुआ मान लीजिए 11500 पहुंचे हैं। तो 11500 11535 एक थोड़ी सी आखिरी हर्डल है। अगर उसके पार निकले तो मैं एक्सपायरी तक क्या आपको टारगेट्स दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि अगर 11500 पार कर लिया तो क्या, 23500 पार कर लिया तो क्या, फिर कितनी तेजी। तो मैंने ये लगभग आप देख लीजिए, मैंने 15 फरवरी से लेकर अभी तक के डेटा कल रात को देर तक मैंने देखे और उस डेटा के हिसाब से जो इस एक्सपायरी तक का फाइनल टारगेट निकल कर आता है निफ्टी पर, वो आता है 11625 11675। ये ऊपर का टारगेट निफ्टी का निकल कर आता है, बशर्ते कि हम 11500 11535 की रेंज को पार करके टिक जाएं और क्लोज दे दें। 11500 के ऊपर क्लोज हुआ तो 11625 11675 ये फाइनल टारगेट निफ्टी का बनकर आएगा। 23075 23200 बैंक निफ्टी के लिए रुकावट का लेवल है थोड़ा सा। उसके पार निकल के आगे हम भागे तो 23425 23525 ये फाइनल टारगेट होगा बैंक निफ्टी के लिए, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रह जाए तो भारतीय बाजार यहां से दौड़ लगाने को तैयार है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में अभी भी 700-800 पॉइंट की स्टीम बाकी है और निफ्टी में अब भी अगर आप देखें तो करीबन आप ये कह सकते हैं कि 150 से 250 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट राउंड फिगर में मान ले, इतनी तेजी बची है। तो ओवरऑल ये टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हम जब सितंबर सीरीज की शुरुआत करेंगे तब ये देखेंगे कि उस लेवल पर कहाँ क्या आगे एक्शन होता है। लेकिन जब ये मैं कह रहा हूँ कि ये फाइनल टारगेट्स ऊपर निकल रहे हैं तो इसकी कई वजह भी हैं जो हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि दो अहम लेवल के नज़दीक है 11500 और 23000 के, और इनके पार निकलने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1.5 से 2% की जगह और खुलती हुई नजर आ रही है, जो कि बाजारों को और मजबूती दे सकती है। जी बिल्कुल, तो अब से एक्सपायरी तक आप बाजारों में बेहतरीन एक्शन देख सकते हैं। देखते हैं ये लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं, ऑलमोस्ट उसके करीब ही हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए इस समय उस लेवल के करीब ही है। अगर ये पार होते हैं तो बाजारों में और अच्छी रैली बन सकती है। तो सर, अगर यहाँ से एक्सपायरी तक मूवमेंट आना है तो आज का सेशन कैसे लग रहा है? क्योंकि अगर एक एनालिसिस करें पिछले 3 महीनों की सर, तो डेटा दिखा रहा है कि ट्यूसडे बाजार के लिए सबसे एक्टिव सेशन रहता है और पिछले 12 ट्यूसडेज को अगर देखें तो 9 ट्यूसडेज में अच्छी बढ़त हुई है, बल्कि इन 9 ट्यूसडेज में 1% से ज्यादा का मूव हुआ है और 5 ट्यूसडेज में तो 1.5% से ज्यादा का मूव हुआ है। तो अगर ट्यूसडे सबसे एक्टिव सेशन होता है और यूजुअली ट्यूसडेज को अच्छी गेन्स आती हैं, तो क्या आज भी हम अच्छी गेन्स के लिए तैयार हो रहे हैं?
100% दीप, दो चीज़ें खास है जो अगर आप पिछले 3 महीनों में हर मंगलवार का एनालिसिस करें तो पहली चीज़ तो है कि ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्यूसडे के दिन होते हैं और ट्यूसडे के दिन बड़ा मूव आता ही है। उसकी रीज़न ये है कि सोमवार के सेशन में लोग है ना वीकेंड पर पोजीशन कम लेकर जाते हैं, करेक्ट। पहली बात ये, और क्योंकि वो डर रहता है कि सैटरडे संडे की रिस्क है, प्लस अमेरिका में क्या कुछ होगा वो देखेंगे करेंगे, तो इस चक्कर में लोगों की पोजीशन फ्राइडे को कम होती है और उसका इम्पैक्ट आपको सैटरडे को मंडे को देखने को मिलता है। लेकिन मंडे को जब वापस आते हैं तो काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आती है और उस लिहाज से आपको काफ़ी हद तक एक्शन समझ में आता है कि एक्सपायरी तक का एक्शन क्या और कैसे बनेगा, और वो आपके लिए ट्रेंड डिसाइडर होता हुआ नजर आता है और इस लिहाज से ट्यूसडे ज़्यादा एक्शन भरा होता है। जाहिर सी बात है कि पिछले 3 सीरीज में बाजार का मूड माहौल काफ़ी बेहतरीन रहा है, इसलिए 12 में से 9 ट्यूसडे काफ़ी बेहतरीन बड़े तेजी की तरफ आते हुए दिखे। अच्छी बात है 1 से 1.5% तक का मूव ट्यूसडे के दिन बाजार में आता हुआ दिखता है और वो बड़ा मूव है। 1 से 1.5% का मूव निफ्टी पे किसी भी लिहाज से सिंगल डे के लिए आप बड़ा मूव मानकर चलते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत करने के लिए बहुत ही सुस्ती के संकेत हैं। अब सुस्त शुरुआत के बाद बड़ा एक्शन आएगा, संभावना है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एसजीएक्स निफ्टी 3 पॉइंट नीचे दिखे। मैं कहता हूं 3 पॉइंट अगर नीचे खुलता है या अगर लाल निशान में कहीं भी दिखे तो लपक लीजिए, उसी वक्त खरीद लीजिए, खरीद लेने का वक्त है और बड़े मूव के लिए बाजार तैयार होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप टेरिफिक ट्यूसडे ये नोट करके रख लीजिए और हर ट्यूसडे को अब बाजार का मूवमेंट देखिए। 2 दिन बाजार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे थर्सडे, मंगलवार गुरुवार। गुरुवार तो आप सबको पता है एक्सपायरी का दिन और मंगलवार बड़े एक्शन का दिन। तो आइए ये 2 दिन बिल्कुल आपको वायदा कारोबार के ट्रेडर्स हैं या कैश मार्केट के ट्रेडर्स हैं, आपको एकदम अच्छे से मार्केट को समझ लेना है, विश्लेषण कर लेना है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आज का दिन मुझे लगता है दीप के मंगलवार पैसे बनाने के लिए बड़ा मंगलकारी रहेगा सब लोगों के लिए, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद तो यही रहेगी। देखते हैं आज बड़ा मूव आता है कि नहीं। और जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं कि अब से सीरीज की एक्सपायरी तक 1.5 से 2% की तेजी और आपको आते हुए दिख सकती है। तो देखते हैं कि आज क्या वो दिन होगा जहां एक और बड़ा मूव आता है बाजार में। नहीं तो सर फिर आज की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर क्यूज मैं देख रहा हूं सर पॉजिटिव या न्यूट्रल ही आप देख रहे हैं, किस तरह का सेटअप लग रहा है आज के लिए? संकेत दीप जो कल के हैं वही आज के, कोई फर्क नहीं। कल मैंने ग्लोबल पॉजिटिव रखा था, आज भी पॉजिटिव है। एफआईएस कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। घरेलू फंड्स नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर है, आज भी हैं। वायदा कारोबार न्यूट्रल था, आज भी है। सेंटीमेंट और ट्रेंड तो कई दिनों से बदला ही नहीं है, पॉजिटिव साइड पर है। निफ्टी की रेंज नोट कर लीजिए, 11350 11425 अब बाजार के लिए बड़ा मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट रेंज ऊपर शिफ्ट होती हुई दिखी 11250 से 11325 की जो बनी हुई थी दीप, तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ रेंज सपोर्ट की शिफ्ट हुई है। ऊपरी स्तरों पर 11500 11535 आज के लिए पहला लेवल है, पहली रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसको पार करके टिके और चूंकि ट्यूसडे बड़े मूव का दिन होता है, अगर और ज्यादा मजबूती बन गई, वैसे तो कोई ऐसे संकेत है ही नहीं कि जिसकी वजह से मजबूती ना बने, तो फिर फाइनल टारगेट इस एक्सपायरी के लिए जो आपका बनेगा वो 11625 से 11675 का एक्सपायरी का टारगेट बनता हुआ दिखता है। तो एक्सपायरी तक अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे तो आप ये ऊपर के लेवल आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इंट्राडे लेवल्स 22650 22750 है सपोर्ट जोन। हालांकि इस डेटा की रिलेवेंस कम है, यहां पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, ये आपके लिए अंदाज से लेवल है। लेकिन जो असली मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी पर है वो 22300 से लेकर 22500। अब ये रॉक बॉटम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 22300 22500 और इस रेंज में आते जमकर दमदार खरीदारी आती दिखेगी। ऊपरी लेवल 23075 23200, ये आपके लिए ऊपर का लेवल है। दीप 13 जुलाई के आसपास का जो हमने हाई बनाया था 23211 का, लगभग वहां पर बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये माफ कीजिएगा 22 जुलाई को हमने 23211 का लेवल देखा था, तो वो लेवल अब वापस आया है, जबकि निफ्टी में वो लेवल 11341 का था। निफ्टी उसको पार करके पहले से ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अब वहां पर 23211 के लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो पहली रुकावट का लेवल जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो 23075 23200 है। एक बार 23200 के पार निकलकर टिके तो एक्सपायरी तक के जो लेवल्स आते दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में वो 23425 से 23525 है। यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग 100% डेफिनेटली आती हुई दिखेगी और वहां पर बैंक निफ्टी
शॉर्ट भी बनेगा, नोट करके रख लीजिए, वहां पर बैंक निफ्टी शॉर्ट भी बनेगा 23,425 23,525 में। मजबूती के बाजार में आपको इसीलिए ऊपर के लेवल भी दे रहा हूं जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और लगे तो शॉर्ट भी करनी है, ये बिल्कुल साफ वहां पर बनेगा। जी दीप, तो ये आपके लिए एक्सपायरी तक के सारे लेवल्स और बड़ी रेंज मैंने दे दी है। जी बिल्कुल, एक्सपायरी तक के सारे लेवल्स, बड़ी रेंज नज़र रखते हैं कि क्या वो फाइनली ब्रेकआउट आता है कि नहीं इन रेंजेस के ऊपर या नहीं। अनिल जी, पीसीआर थोड़ा ज़रूर बड़ा है, इसको कैसे देखना चाहिए और इस लिहाज से जो पोजीशंस बनी है वहां पर क्या नज़र रखनी चाहिए? उससे पहले मैं आपको आज के दिन की छोटी रेंज दे दूं, और छोटी रेंज में 11,420 11,500 ये निफ्टी की आज के दिन की रेंज है। 11,400 11,535 आज की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज में रह जाए, लेकिन चूंकि मंगलवार बड़े मुंह का दिन माना जाता है, तो अगर बड़ा मुंह आया तो 11,360 से 11,625 ये बड़ी रेंज आगे। 11,535 के ऊपर सीधा 11,635 11,625 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट निकल कर आता है। तो बड़ा एक्शन के लिए आपको 11,525 11,550 की एक रुकावट वाली रेंज है, उसको पार करना होगा। जब वो आप पार करेंगे उसके बाद आप रुकेंगे नहीं, ये मानकर चलिए। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। बैंक निफ्टी 22,650 23,075 ये आज की छोटी रेंज, 22,500 23,200 ये आज की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 22,425 23,425 1000 पॉइंट की रेंज ये बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगी। अब आइए जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं, पुट कॉल रेशियो भले 1.63 का है, यहां पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ओवरबॉट नहीं है। क्यों नहीं है दीप, वो बता दूं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं, और एक्सपायरी के वक्त आपको पुट कॉल रेशियो में थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा लीवे दोनों तरफ देना पड़ता है, शॉर्ट साइड पर भी लॉन्ग साइड पर भी। तो 1.63 का पुट कॉल रेशियो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका जिक्र आपको याद हो मैं कल कर रहा था कि ग्लोबल मार्केट छोड़ भी देते तब भी मैं आपको कहता कि आज खरीदारी कीजिए। वो कल रीजन ये था, एफआई ने दमदार तेजी की पोजीशन बनाई थी शुक्रवार के सेशन में। अब आज मैं फिर आपको कहता हूं, ग्लोबल मार्केट्स भले ही मजबूत हो, उसके अलावा एक और बड़ा हथियार आपके पास तेजी की तरफ ट्रेड करने का है, वो अब मैं आपके सामने रखता हूं, और वो फिर से एफआईज की लॉन्ग पोजीशन जो 60% से बढ़कर 64% आई है। दीप, इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली बात है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2 दिनों में एफआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशन 10% से बढ़ाई है, 2 सेशन में, शुक्रवार और कल में 10%। 54% एफआईज नेट लॉन्ग थे, उससे बढ़कर 64% हुए। इससे आपको एफआईज के मूड माहौल का अंदाजा लगेगा। यह बहुत बड़ा फिगर है, इसको फोकस में करिए। यानी कि एफआईज इस वक्त एक्सपायरी तक कोई कमजोरी की तरफ ट्रेंड नहीं देख रहे हैं। अब कोई अचानक से खराब खबर आ जाए जिसका तो मुझे आपको पता नहीं, अगर किसी को पता है तो वो जाने, अदरवाइज डेटा बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और मैं इसीलिए मैं आपको आप मेरे सामने एसजीएक्स निफ्टी बंद कर दीजिए, एशिया बंद कर दीजिए, डाउ फ्यूचर्स बंद कर दिए, तब भी मैं आपको ये कहता कि लाल निशान में खुलेंगे तो खुलते ही खरीदना है, क्योंकि एफआईज ने अगर इतनी तगड़ी 10% की लॉन्ग और बनाई है, और घरेलू फंड कितना बेच रहे हैं, मुश्किल से 250-300 करोड़, तो फिर बेचा किसने है? फिर ट्रेडर्स ने बेचा है। और ये ट्रेडर्स जो ये सोचकर बेच रहे हैं कि 11,500 के पार नहीं निकलेगा, यहां पर दिक्कत आने वाली है। एक के बाद एक लेवल। कल आप देखिए बैंक निफ्टी पर कितने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे एक ड्रीम ट्रेड मिले। मेरा ड्रीम ट्रेड वो होता है कि जब बैंक निफ्टी में ट्रेड दें तो 400-500 पॉइंट कुछ घंटों में बढ़ना चाहिए। अगर क्लोजिंग वाले शो में दिया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाए, मॉर्निंग वाले शो में दिया तो क्लोजिंग वाले शो में आ जाए। ये बहुत कम कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है जब आपको ड्रीम ट्रेड मिलता है, जहां डेटा बहुत साफ है, ट्रेंड साफ है, और आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यहां से क्यों भागना चाहिए। वो ड्रीम ट्रेड कल मिला है, और वो ड्रीम ट्रेड मुझे डेटा में दिख रहा है। आज भी मेरे लिए डेटा बहुत 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 मजबूत है। एफआईज की खरीदारी के डेटा 10% 2 दिनों में बढ़ना, टेक्निकली तो बाजार मजबूत है, ये ग्लोबल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन एसजीएक्स निफ्टी को इतनी सुस्ती में रखे हुए है? आई डोंट नो, सिंगापुर वाले सो रहे हैं। अगर जितना नीचे खुले, लाल निशान में खुले, वहीं पका वहीं खुले, तुरंत खरीदने का मौका है। जी दीप। बिल्कुल, तो नज़र रखते हैं आज किस तरह का मूवमेंट आता है। एक बार फिर से आपको एक ड्रीम ट्रेड मिल सकता है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, और कल भी आपको खरीदारी की राय दी गई थी बैंक निफ्टी में, और देखिए वहां पर अच्छी तेजी मिली। तो सर, डेटा स्ट्रांग है। अब बताइए पोजीशंस पर क्या ध्यान रखना चाहिए? किसी ने कल की अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है तो उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? दीप, 11,350 पर ले आइए अपना स्टॉप लॉस, ठीक है ना। अब थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लाने का वक्त है, 50 पॉइंट ऊपर किया है। इंट्राडे भी यही है, इंट्राडे जिसको कम रखना है वो 11,400 का भी रख सकता है। ट्रिगर तो आपका होगा नहीं, दोनों ही वाला।
तो 11,350 सेफर स्टॉप लॉस है, जो सही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पर देखिए इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस आ नहीं रहा दीप, सीधा स्टॉप लॉस है ना 22,400 के पहले आता नहीं है। तो अब मैंने इसलिए 22,650 का अंदाज से रखा है स्टॉप लॉस, ईमानदारी की बात यही है। और 22,300 ये क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पर। तो अगर आपको ढंग का स्टॉप लॉस रखना है तो अब कोई है नहीं बैंक निफ्टी में, जिस तरह से बड़ा मुंह आया कल एकदम गैप से आ गया, तो 22,650 का स्टॉप लॉस मान लीजिए। अपनी रिस्क के हिसाब से रखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स में छोटा भी रख सकते हैं। सपोज 23,000 आ गया तो आप 22,825 का ही रख लीजिए, यानी कि लाल निशान में फिसले तो निकल गए। तो 23,000 पार कर लिया तो स्टॉप लॉस आप ट्रिगर ऊपर बढ़ाते चलें, 22,900 कर लिया कल का हाई का। तो ये स्टॉप लॉस लगाने की कला मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि मार्केट के मूड माहौल के साथ आपको बदलना आना चाहिए। बदलने का मतलब ये नहीं कि लॉस हो रहा है तो लॉस को है ना आप बुक ही न करें और ज़्यादा लॉस में कन्वर्ट ना करें। स्टॉप लॉस को बदलने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस को कन्वर्ट तब करें जब आपका लॉस कम होता हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे समझिए मैंने 22,650 दिया, 22,650 आया तो लोग सोचते हैं कि अरे एक बार निकाल देते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, अगर यहीं से घूम गया तो यही स्टॉप लॉस का लेवल है। फिर पता चला 22,500 आ गया, 22,500 आया, अरे अनिल जी ने तो बोला तो 22,300 के नीचे नहीं जाएगा, फिर थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पता चला 22,300 ही आ गया। तो वो आपका जो 650 में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए वो 350 पॉइंट और लॉस दे जाता है। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज तब करें जब स्टॉप लॉस फेवरेबल हो। मसलन 23,000 हो गया बैंक निफ्टी, तो स्टॉप लॉस 22,650 से आप 22,800 पर ले आए। 23,100 हो गया, 23,000 पे या 22,900 पर ले आए। इस तरह से स्टॉप लॉस में लॉस कम करना है, बढ़ाना नहीं है। ये चीज ध्यान से समझिए, और ये गलती बहुत लोग करते हैं, इससे आपको सावधान रहना जरूरी है। शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस क्लियर कट है, वेल डिफाइंड 11,500 का है। जिनको और ज्यादा सेफ्टी के हिसाब से या मतलब और ज्यादा बड़ा चाहिए वो 11,535 11,550 का भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए 11,500 सफिशिएंट स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी पे लिए 23,000। वैसे तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाने चाहिए, नहीं हुए तो 23,000 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। जी दीप, तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल। ओके तो ये है जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है। और जैसे कि अनिल जी ने कहा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और अपना लॉस कम करिए, या फिर आप जो एक बुक प्रॉफिट होता है वहां पर ध्यान रखिए। नई पोजीशंस के लिए सर आज क्या सलाह देंगे? नई पोजीशन के लिए बनाइए आराम से 11,350 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में 11,400 कर लेंगे इसको, और 11,500 11,535 11,600 11,625 ये 4 टारगेट निफ्टी पे आपके लिए ऊपर की तरफ है। जो लोग बेचना चाहते हैं वो बेचेंगे, बेचना भी चाहिए, लेकिन बेचने की रेंज बहुत ऊपर है। 11,500 11,535 बहुत शूरवीर हैं, और बाजार खराब होता दिखे तो वहां सोचिए। अदरवाइज 11,600 11,625 एक अच्छी रेंज है जहां आप मौका देख सकते हैं। बेसिकली 11,600 से 11,675 की रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को। ऊपर में 11,700 का स्टॉप लॉस है, वेल डिफाइंड क्लियर कट मस्ट स्टॉप लॉस है। 11,550 11,500 11,475 तक के टारगेट के लिए निफ्टी खरीदे और बैंक निफ्टी भी खरीदे। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस आपका 22,650 का होगा। 23,000 23,075 23,200 और 23,425 फाइनल टारगेट है, अगर आया तो 23,425 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, देखिए अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने कहा जिनको शॉर्ट करना है 22,500 के आसपास और 22,500 के ऊपर खुले तो वहां नहीं करना है। सिमिलर सिचुएशन यहां पर है, जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं और मार्केट के मूड के हिसाब से शॉर्ट लेना जानते हैं, सिर्फ डेटा पढ़कर नहीं, उनको 23,200 के आसपास एक चांस ले सकते हैं। एग्जैक्टली 23,200 के आसपास चांस लेना है, और रिस्क खाली 50 पॉइंट की 23,250 का, और 23,075 23,000 22,850 मैक्सिमम। और अगर आपको नहीं आता है शॉर्ट करना तो छोड़ दीजिए, वहां पे दिमाग भी मत लगाइए। इससे बेहतर ये कि जब नीचे आ जाए वापस 22,850 22,900 आए तो फिर से एंट्री कर लीजिए खरीदारी की, वो ज्यादा ठीक होगा। तो जो स्किल ट्रेडर्स है जिनको दोनों तरफ ट्रेड करना आता है वही करें। जो मतलब शॉर्ट करके खड़े रह जाने वाले 1,000-2,000 पॉइंट, उन लोगों के लिए ये शॉर्ट कॉल नहीं है। ये हाई रिस्क ट्रेड है, 50 पॉइंट के रिस्क के साथ एक चांस लेने वाला ट्रेड है, बस इतना ही। तो इसलिए आप ना भी बेचे तो ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसा कल बैंक निफ्टी में आपको बताया था, एग्जैक्टली वही। तो आप चाहें तो अपना शॉर्ट कॉल इग्नोर भी कर सकते हैं, तेजी वाले कॉल पर बने रहें। सेक्टर्स जो मुझे दीप पॉजिटिव दिख रहे हैं उसमें मेटल्स कल भी कहा था, आज भी है। बैंक्स, एनबीएफसी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये सारे के सारे आज भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है। मोमेंटम अभी भी बाई साइड पर है, डिप्स मिले तो खरीदारी करिए। शॉर्ट करना है तो सिर्फ स्किल ट्रेडर्स के लिए शॉर्टिंग एडवाइस है। एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या दी गई थी आपको बैंक निफ्टी पर। जिन लेवल्स पर आपको खरीदारी करने को कहा वहां से सारे टारगेट्स हिट होते हुए दिखे, और बल्कि टारगेट्स के ऊपर भी इंडेक्स को आते हुए दिखा। एक बार देख लेते हैं आपको क्या स्ट्रैटेजी बताई गई थी। खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में 22,600
22,50, 22,700, 22,750 ये 3 टारगेट और एक्सपायरी तक के टारगेट 22,900, 23,000 के निकल कर आ रहे हैं। जो डे ट्रेडर्स हैं वो 22,400 पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर बाय कॉल दिया मुझे याद है, और बैंक निफ्टी पर हमारा बाय कॉल जो आया था 22,560 से 22,575 की रेंज में हमने बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर बाय कॉल दिया था। मैंने कहा 22,900, 23,000 इस एक्सपायरी के पहले देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आज के आज आ जाएंगे। 22,750, 800 तक की मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है आज ही आ जाए जोश में, लेकिन 22,900 भी लगभग हासिल हुआ। 22,890 ऑल टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव। 23,000 का एक फॉर्मेलिटी के लिए है, वो भी आ जाएगा। तो ये थी बैंक निफ्टी पर सुपर हिट स्ट्रैटेजी, अनिल सर की ग्रीन शर्ट का कमाल। और देखिए सारे टारगेट्स आपको हिट होते दिखे। देखते हैं आज भी एक्शन ऐसा ही बने रहेगा। सर कल जो एक डर था कि शायद 18 स्टॉक्स एफएनओ में बैन में हो सकते हैं, ये तो नहीं हुआ। 9 के 9 ही हैं, 4 की एग्जिट हुई, 4 की एंट्री भी हुई है, बट 9 ही स्टॉक्स एफएनओ बैन में है, तो ये अच्छी खबर है। अब सर जो क्यूज हैं उनके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। एफआई एक्शन जैसे आपने एक्सप्लेन करा पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत भी अच्छे लग रहे हैं। किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? दीप देखिए, एफएनओ में 9 स्टॉक जो बैन से बाहर आए ना, उसमें कोई कमाल नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों आए हैं बाहर, वो भी एक चीज़ समझने वाली बात है। आपने जिक्र किया तो बता दूँ। अब आप देखिए मार्केट कितना गर्म है, ठीक है। आपके पास पैसे तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। आपने बैन वाले स्टॉक में पैसे फंसा के रख लिए मार्जिन में, ठीक है, और बाद में बाकी 5 स्टॉक आपके सामने निकल रहे हैं। कोई बंसल जी, कोई वागले साहब हमारे रिकमेंड कर रहे हैं और ट्रेडिंग के मौके निकल रहे हैं। तो लोग है ना, ऐसा नहीं कि मतलब बैन से स्टॉक बाहर निकल रहे तो उसमें कोई कलाकारी है। लोग थक कर बेचे कि यार पता नहीं अब कब निकलेगा बैन से बाहर, और जब तक नहीं निकलेगा तब तो पड़ा रहेगा, क्योंकि बैन में आजकल इंट्राडे पोजीशन भी नहीं बनती, राइट। पहले तो इंट्राडे ट्रेड भी हो जाता था, अब तो इंट्राडे ट्रेड भी नहीं होता। तो आप अपनी पोजीशन फंसा के क्यों रखेंगे, मुझे बताइए। तो कुछ लोग जो जिनको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करना है या जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, वो तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, और वो लोग भी बहुत कम है जिन्हें लिमिटेड ट्रेड एक आध लोड किया फिर महीने भर इंतजार करेंगे, ऐसे लोग भी ज़्यादा नहीं है। तो बाकी लोग जो एक्टिव ट्रेडर हैं उनको समझ में आ रहा है कि बैंक के स्टॉक में बने रहने में कोई समझदारी नहीं, हटाओ, खत्म करो, आगे बढ़ो, ताकि वही पैसा मार्जिन का आप दूसरी जगह ले सकते हैं। तो इसलिए बैन से स्टॉक बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सचेंजेस को और सेबी को इस लिस्ट को रिव्यू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तुरंत प्रभाव से जो पुरानी लेवल्स पे हैं उनको लानी चाहिए, ताकि सही और अच्छी प्राइस डिस्कवरी हो सके। पॉइंट यही है, ताकि लोग ज़्यादा आराम से, ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ, ज़्यादा सही भावों पर ट्रेड कर सके। ये कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम सिंपल है। तो बैन से जो स्टॉक बाहर निकले उसमें किसी की कलाकारी नहीं है। लोग थक कर पोजीशन खत्म करें, चाहे वो तेजी को चाहे मंदी को। मौका छूट रहा है ना, कौन चाहेगा कि ऐसे माहौल में मौका छूटे। तो इसीलिए ये होता दिख रहा है। अब आइए, जो वैसे तो हम डेटा डिस्कस कर चुके हैं एफआईज के और घरेलू फंड के, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो दिख रही है दीप, 786 करोड़ की जो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है वो बड़ी मज़ेदार है। इसमें 2 चीज़ें हुई है दीप। ये भी डेटा समझने वाली बात है। लॉन्ग पोजीशन तो बनी है एफआईज की, लेकिन लॉन्ग पोजीशन से ज़्यादा है ना उनकी शॉर्ट पोजीशन कटी है। अब आप समझिए, तो इसका मतलब एफआईज को समझ में आ रहा है कि अब शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। तो कल उन्होंने दबाकर शॉर्ट काटे और लॉन्ग भी किया है। ऑप्शन में जो 460 करोड़ की खरीदारी, इससे ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। इस डेटा में एकदम न्यूट्रल है। जितने लॉन्ग बने हैं ऑप्शन में उतने ही शॉर्ट भी। तो ऑप्शन के डेटा एकदम न्यूट्रल है। जबकि कल मैं जब डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको कहा भी था कि ऑप्शन के डेटा भी बड़े दमदार आए। तो आज के सेशन में ऑप्शन के डेटा न्यूट्रल है, खराब नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन सामने आप देखिए 786 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 428 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, अरे क्या खरीदारी दमदार। इसलिए मुझे 200 करोड़ का कैश में छोटा भी खरीदा है, फर्क नहीं पड़ता। अभी तो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन है। और मंथली एक्सपायरी, एक चीज ध्यान रखिए, एक और काम की बात आप सब लोगों को बता रहा हूं, मंथली एक्सपायरी में एफआईज के डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनिएगा, मंथली एक्सपायरी में एफआईज के डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीकली एक्सपायरी में आपका राज चलेगा ट्रेडर्स का, मंथली एक्सपायरी एफआईज के नाम होती है। क्यों? क्योंकि ये जब भी रोल ओवर करते हैं, जो भी पोजीशन बनाते हैं, महीने महीने की बनाते हैं। स्टॉक्स में जो पोजीशन होती है वो महीने की होती है, स्टॉक्स में तो वीकली एक्सपायरी है नहीं। इंडेक्स में भी इनकी जो ज़्यादा पोजीशन मंथली होती है। यही वजह आप देखिए 2 दिनों में एफआईज ने इंडेक्स में नेट लॉन्ग 10% बढ़ा दिया है। तो ये एक्सपायरी का हफ्ता आपको ज़्यादा एफआईज के डेटा को ध्यान से देखना है।
ये समझिए, ये सीखने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। एक्सपायरी के हफ्ते में, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में एफआईज के डेटा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और तब 200 करोड़ के भले ही कैश में खरीदारी की हो साइड, 786 करोड़ के इंडेक्स और 428 करोड़ के स्टॉक, फुल कॉन्फिडेंस में आ जाइए। अब आइए वायदा कारोबार, 11,400 अहम सपोर्ट, 34 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है, उसमें से 18 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, आई मीन कल ही जुड़े हैं, तो ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। पॉइंट नंबर 1। अब दीप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, आप 11,450 के ऊपर कल बंद हुए हैं, ठीक है, 11,450 तक लगभग 55 से 60 लाख शेयर शॉर्ट हैं कॉल्स में, 55 से 60 लाख शेयर, और अगर आज आप 11,500 पार कर लेते हैं तो 11,500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, और वहाँ 36 लाख शेयर और हैं, तो 60 और 36 कितना हो गया, 95 लाख शेयर आपके रिस्क पर आ जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 95 लाख शेयर कॉल राइटर्स जिन्होंने कॉल बेचकर मंदी करके रखी है, इन्हें पता है इनके पास समय है सिर्फ 2 दिनों का, राइट, गुरुवार शाम तक का, दोपहर तक का, तब तक इनको या तो उम्मीद ये करनी कि हमारे नसीब से कुछ ऐसी खबर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो किसी ने सोचा नहीं, और मार्केट एकदम से क्रैश हो जाए, वो तो आप प्रार्थना करते रहो भगवान से, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हो तो तेजी करने वाले भी बहुत कर रहे हैं, दोनों की प्रार्थना, और ज़्यादा तेजी करने वाले तो प्रार्थना भगवान किसकी सुनेगा वो जान लो। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया वो तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज एक्सपेक्टेड 90-95 लाख शेयर आपके कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाते हैं 11,500 के ऊपर, और उसमें से 20-25-30 लाख शेयर भी शॉर्ट कटने के लिए आते हैं, तो फिर 11,625 11,675 एक्सपायरी तक जाने में कौन सी बड़ी बात है। रिस्क एक ही है जो आपको, मुझे पता नहीं, अचानक से ग्लोबल में कुछ हो जाए, ये मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो आप जाने। अदरवाइज डेटा इतने मजबूत बन रहे हैं दीप कि क्या बताएं, कि डेटा तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं एक्सपायरी तक एक हल्का सा कोई करेक्शन आजकल में आ जाए, कल परसों में, तो वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज मजबूती की तरफ है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, एक्सपायरी के हफ्ते में आमतौर पर 3 में से 1 दिन हल्का करेक्शन देता है जो भी ट्रेंड है एक्सपायरी के हफ्ते का। अब तक तो जनरली एक्सपायरी के हफ्ते में ट्रेंड तेजी का ही रहता है, तो 4 में से 3 दिन तो मजबूत बंद होते ही हैं, कभी कभी चारों दिन भी मजबूत हो जाते हैं। तो अगर एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एक करेक्शन आपको 10,900 का मिला था, एक करेक्शन 11,111 का लो का मिला था, और अगर इस बार भी अगर वापस आकर कोई 11,350 तक का करेक्शन आ जाए तो कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो छोटा करेक्शन आ भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, डेटा मजबूत है और निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी होगी। रिस्क एक ही है, वो ग्लोबल मार्केट्स की, जो हमें नहीं पता, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं मार्केट में। जी दीप। अच्छा, बैंक निफ्टी बता दूं, सॉरी, बैंक निफ्टी बताना रह गया। बैंक निफ्टी 23,000 आखिरी रुकावट है बुल्स के लिए, 8 लाख शेयर वहां पर हैं। लेकिन एक चीज बैंक निफ्टी में भी दीप देखिए, 22,000 से लेके 22,700 तक 12 लाख शेयर शॉर्ट हैं बैंक निफ्टी में। 22,800 के 4 लाख और जोड़ दें तो 16 लाख शेयर हो गए, और अगर आज आप 23,000 पार कर लेते हैं तो करीबन 28 लाख शेयर आपके बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाते हैं 23,000 के ऊपर। अब 23,000 के ऊपर अगर 28 लाख शेयर बैंक निफ्टी के शॉर्ट हैं और ये शॉर्ट कवरिंग करने आए तो पहले तो 23,200 ले जाएंगे, और 23,200 के पार निकले तो फिर आपका 23,500 तक जाना निश्चित है। तो बैंक निफ्टी में भी बेसिकली प्रॉब्लम है ना इस मार्केट की, ये है कि शॉर्ट सेलर्स अभी काफ़ी हैं, और ये शॉर्ट सेलर्स अपने बाजार को गिरने नहीं देंगे। तो मुझे तेजी करने वाले ट्रेडर्स से भरोसा ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स पे है, क्योंकि थोड़ा भी नीचे आया तो वो अपना नसीब समझ के काटने के लिए आ जाएंगे, तो आपको निचले लेवल पर सपोर्ट मिलेगा पहली चीज़। और अगर तेजी करने वालों ने मजबूती बना दी तो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल और पार किया 11,500, एक इंपॉर्टेंट लेवल पार किया 23,000, और शॉर्ट में जुड़ गए, लो अब और शॉर्ट कवरिंग। तो दोनों तरफ से आपके पास कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है, इसलिए निश्चिंत रहिए। बस अगले कितना 35 और 15 50 मिनट, अगले 40 मिनट आपको एक ही प्रार्थना करनी है भगवान से कि जितना नीचे लाल निशान में खुले, जितना नीचे लाल निशान में खुले इन बाजार उतना बढ़िया, वहां पर मैं तुरंत खरीदूंगा। बस सिंपल यही है। बिल्कुल जी, इंतजार करते हैं उस मूव का। एसजीएक्स निफ्टी तो इस समय सपाट है, पर ग्लोबल क्यूज काफी स्ट्रांग है, डेटा काफी पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर इस समय 150 अंक ऊपर है, और जैसे कि अनिल जी बता रहे हैं अच्छी मूव आने की तैयारी है अब से एक्सपायरी तक। तो चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं। हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है ये सारी स्टॉक्स आपको बताने के लिए। पूजा, संदीप और साथ ही मानसी हमारे साथ हैं इस समय। पूजा, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और नतीजों वाले स्टॉक्स कौन से हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत पहले आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। नतीजों में आज कैश सेगमेंट में काफी सारे नंबर्स हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, पीएनजी, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, लिंक पेन एंड प्लास्टिक, इरकॉन इंटरनेशनल, कैनफिन होम्स, फेडरल, मोगल और एशियन होटल्स जैसे कंपनी कैश सेगमेंट से अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू आज से खुलेगा और 8 सितंबर तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। इसके जरिए 250 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। जो इशू प्राइस है वो 250 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक का भी ओपन ऑफर आज से खुलेगा और 7 सितंबर तक ये ऑफर खुला रहेगा और जिसके जरिए कार्लाइल की करीब 26% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है और यहाँ पर 86 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 6.5 करोड़ शेयर्स के लिए ये ओपन ऑफर लाया जाएगा। एमएनएम फाइनेंस राइट्स इशू के शेयर आज शेयरधारकों के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। इसके अलावा वाटिक वाबा की भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने की योजना है। नितिन गडकरी की आज मध्य प्रदेश में करीब 35 हाईवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन आज करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। जेट एयरवेज क्रेडिट ऑफ कमिटी की आज बैठक होगी जिसमें देखना होगा कि किस तरह का आउटकम निकल कर आता है। तो ये तो बात हुई आज के ट्रिगर्स की। नतीजों पर अगर फोकस करें तो एलआईसी हाउसिंग ने अपने नतीजे कल घोषित किए। नंबर्स हमारे उम्मीद से बेहतर है, लेकिन एनपीए में कहीं ना कहीं कंसर्न इस बार देखने को मिला है। 2.86% के आसपास के एनपीए फिगर्स, 83% के आसपास एनपीए के फिगर्स इस बार भी देखे गए, तो वो एक कंसर्न है। लेकिन अगर बाकी सारे फ्रंट पर देखेंगे तो हमारे अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आए हैं क्योंकि प्रोविजनिंग काफी कम हुई है। उसके चलते 34% की बढ़त इस बार कंपनी के मुनाफे में देखी गई है। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर्स हैं। एनपीए के फ्रंट पर खराब है, लेकिन बाकी अगर कोर प्रदर्शन देखेंगे तो वहां पर नंबर्स ठीक नजर आ रहे हैं। अब कैश सेगमेंट से आईआरबी इंफ्रा के नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर हम इनके आय में अगर देखेंगे तो 42% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 44% घटा है। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, लेकिन एडजस्टेड फ्रंट पर देखेंगे तो 51% की गिरावट है। लेकिन हम जो अनुमान कर रहे थे उससे यहाँ पर बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के केस में। ग्लोबल स्पिरिट्स के नंबर्स भी अच्छे हैं। अगर आय देखेंगे तो वहां पर गिरावट जरूर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे हैं। 45% की बढ़त हुई है कंपनी के एबिटा में और मुनाफे में 2.5 गुना बढ़त इस बार देखी गई है। इसके अलावा नौसिर यहाँ पर नंबर्स कमजोर हैं। आय घटी है करीब 54% से। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 85% घटा है और मुनाफे में करीब 64% की गिरावट इस बार देखी गई है। और आखिर में बात करते हैं अल्बर्ट डेविड की। यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय में करीब 40% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। आइए संदीप से भी बात करते हैं, जानते हैं कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स और फंड एक्शन आज किधर है। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल की जो डील है, रिवाइज डील का अनाउंसमेंट हुआ है और इनफैक्ट जी बिजनेस की खबर पे मुहर लगी। हमने आपको बताया भी था जब पहले डील का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कुछ रिविजन्स, कुछ बदलाव करने की जरूरत है और कुछ बदलाव जो है वो किए भी गए हैं। दरअसल आईआरडीआई ने चिंता जताई थी, उसके बाद आप देखिए बदलाव किए गए हैं। अब एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में 17% हिस्सेदारी खरीदेगा। पहले हमने जो डील का अनाउंसमेंट हुआ था उसमें 29% खबर जो स्टेक खरीदने की बातचीत हुई थी, तो उस लिहाज से उसी समय हमने आपको बता दिया था कि इसमें कुछ डील में बदलाव करने की जरूरत है और अब वो बदलाव होते हुए दिखे भी है। तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है। इसके अलावा आप देखिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे आप नजर रखिए 27 अगस्त को उनकी बोर्ड की बैठक है जिसमें डी लिस्टिंग के ऊपर विचार होगा। 70% स्टेक ऑलरेडी प्रमोटर होल्ड करते हैं, 30% जो बाकी बचा हिस्सा है उसे अक्वायर करने के लिए डी लिस्टिंग के प्रस्ताव के ऊपर विचार होगा। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स, पीवीआर, आइनॉक्स, इनके ऊपर भी नजर रखिए। अनलॉक 4 के तहत हो सकता है कि जो सिनेमा घर हैं वो शायद ना खुलते हुए दिखें क्योंकि 40% क्षमता पर कामकाज करने की अनुमति मिल सकती है और उससे इन सिनेमा घरों को नुकसान होगा, ऐसा उनकी ओर से फीलर आ रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पीवीआर आइनॉक्स में आज हो सकता है इसका इंपैक्ट आता हो दिखे। ब्लू स्टार एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 20 अगस्त को उन्होंने हिस्सेदारी जो पहले 4.92% थी उसे बढ़ाकर 5.36% किया है। इसके अलावा फिनिक्स मिल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो खबर आई है दरअसल आज ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर्स जो हैं 6.25 से 7.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेच सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 665 रुपए प्रति शेयर ये दाम तय किया गया है जो कि कल की क्लोजिंग देखें तो 8.5% का डिस्काउंट है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आप
आपको याद होगा पिछले ही वीकेंड पे इन्होंने QIP के जरिए रकम रेज करी थी। 605 रुपए प्रति शेयर पर उन्होंने QIP का प्राइस डिसाइड किया था, इसमें 1100 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। और अब प्रमोटर आप देखिए करीब 6.25 से 7.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस एक और डीलिस्टिंग वाली कंपनी 28 तारीख को वॉलंटरी डीलिस्टिंग के ऊपर बोर्ड विचार करेगा, उसका इंपैक्ट स्टॉक्स में आ सकता है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रखिए। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 108 ऐसे डिफेंस उपकरण है जिनकी सूची जारी करी है। अब ये जो उपकरण है वो केवल जो घरेलू कंपनियां हैं उनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ब्लॉक डील्स की अगर आप बात करें तो IEX इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे REC ने 25 लाख शेयर 190 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखें तो PPFAS म्यूचुअल फंड ने करीब इतने ही शेयर आप देखें 190 रुपए के भाव पर खरीदे भी हैं। इनसाइडर ट्रेड्स में अगर आप देखें तो JSW स्टील, यहाँ पे प्रमोटर JTPM मेटल ट्रेडर्स ने 19 से 20 अगस्त के बीच में 30 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर खरीदे हैं, तो उसका इंपैक्ट आ सकता है। और जमुना ऑटो, यहाँ पे प्रमोटर्स की खरीदारी हुई है, इनके प्रमोटर हैं प्रदीप सिंह जूहर, उन्होंने 50,000 शेयर 20 अगस्त को इस कंपनी के खरीदे हैं। ओके, कई सारा आप फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन देख रहे हैं, इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। खबरों के दम पर भी काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। आज मानसी हमें बताएंगी आज की बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ऑटो सेक्टर से ही कर लेते हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट सेक्टर में बेहतरी के संकेत दे रही है। लगातार दूसरे हफ्ते ऑटो रजिस्ट्रेशन में सुधार देखने को मिले हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन 23% और टू व्हीलर और ट्रैक्टर में 13 to 15% का सुधार देखने को मिला है। ट्रक रजिस्ट्रेशन वीक ऑन वीक बेसिस पर फ्लैट जरूर रहे हैं और सालाना आधार पर करीब 83% की गिरावट देखने को मिली है। मारुति का मार्केट शेयर 50% पर बरकरार है और हीरो के मार्केट शेयर में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। साथ ही अगस्त महीने में होंडा और TVS के मार्केट शेयर में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर मिनिस्ट्री ने थर्मल प्लांट में एमिशन कंट्रोल नियम लागू करने की समय सीमा बढ़ाई है। समय सीमा 2 साल तक के लिए बढ़ाई गई है। पावर इक्विपमेंट OEMs के लिए 40,000 करोड़ के अवसर यहाँ पर दाव पर लगे हैं और BHEL और साथ ही थर्मेक्स के ऑर्डर्स पर इसका असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की बात करें, SBI पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ये लक्ष्य 183 से बढ़ाकर 282 कर दिए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ते भरोसे के बीच सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जा रहा है। मैक्स फाइनेंशियल पर CLSA की रिपोर्ट है। आउटपरफॉर्म रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है 640 से बढ़ा दिए हैं, 720 के लक्ष्य अब कर दिए हैं। 29% के मुकाबले अब एक्सिस बैंक में 17% हिस्सेदारी खरीदेगा। डील पूरी होने की तरफ एक और कदम है ये, जिसके चलते यहाँ पर आपने देखा आउट परफॉर्म रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय और लक्ष्य 720 के किए हैं। IRB इंफ्रा पर CLSA की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय लक्ष्य 166 के। कंस्ट्रक्शन बैकलॉग में तिमाही आधार पर 23% का सुधार है। ट्रैफिक में तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। जून 2020 तक पिछले साल के 78% तक ट्रैफिक पहुंचा है। वहीं सस्ते वैल्यूएशंस पर स्टॉक भी उपलब्ध है। नए कंसेशन अवार्ड साइकिल की शुरुआत भी होती हुई देखने को मिल रही है। और अंत में थर्मेक्स पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है। रेटिंग डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्म की है और लक्ष्य जो है 710 के दे रहे हैं। ऑर्डर बुक के चलते आय अगले केवल 1 साल की तय की गई है। वहीं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यानी कि FGD की ग्रोथ की अगर बात करें तो संभावनाएं आने वाले समय तक काफी निर्णायक रहेगी। हाल ही में हुए शेयर में तेजी को भी लेकर ये सतर्क हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव के बीच यहाँ पर एक कॉशियस ट्रेंड जरूर इनकी तरफ से रिपोर्ट में आता दिखा है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, आपसे करेंगे आज शुरुआत। यंगेस्ट किड ऑन द ब्लॉक, बताएं सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। वेल देखिए, मार्केट्स में तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी, बैंक निफ्टी चार्ट्स के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं। रिसेंट के हाईज ब्रेक हुए हैं, तो बाय साइड का ही ट्रिगर रहेगा, बाय साइड का ही कॉल रहेगा। इस हफ्ते में एक अच्छा अपसाइड मूव मार्केट्स के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ICICI बैंक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। एक हफ्ते भर के कंसोलिडेशन के बाद और महीने भर के डाउनवर्ड मूव के बाद अब स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। तो ICICI बैंक यहां से ऊपर में 390 से लेके 400 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है।
जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करके चले, फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे मार्केट खुलने के बाद। नीचे में 367 368 का स्टॉप लॉस होगा। बाय आईसीआईसीआई बैंक, स्टॉप लॉस 367 368, टारगेट ऊपर में 390 से लेके 400 रुपए तक के देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। मेरा बाय कॉल होगा मिश्र धातु मिधानी पे। 223 का कल का क्लोज है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है। काफी दिनों के साइडवेज मूव के बाद ये निकला है। 217 का स्टॉप लॉस होगा, आपका एक 6 रुपए का रिस्क होगा, और मुझे लगता है 237 तक 1 से 2 दिनों में, मे बी 3 दिनों में जा सकता है। तो 1:2 1:2.5 का स्ट्राइक रेट होगा। अगर थोड़ा सा करेक्टिव मूव मिला तो और बेटर है, नीचे में बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर ये मिलेगा। तो वागले साहब, ये कैश के स्टॉक्स जो भी आपके रिकमेंडेशन सुबह पिक ऑफ द डे में ही आते हैं, दिन भर में क्यों नहीं आते हैं? सारा होमवर्क भी आप बाजार बंद होने के बाद शाम को ही करते हो, मार्केट आवर्स में नहीं देखते? अनिल जी इसके बारे में मैं आपसे बात करने ही वाला था कि मैं नॉर्मली शाम को स्कैनिंग करता हूँ, इसके लिए ड्यूरिंग द डे आते नहीं है। लेकिन अभी हमने एक प्रोसेस चालू की है कि हम ड्यूरिंग द डे भी स्कैन करेंगे, तो मेरे को दिन में एक आध मिलेगा तो मैं आपको भेजूंगा। उसका फंडामेंटल इवैल्यूएशन आप ये बात मेरे ये हुई। हाँ, मुझे फंडामेंटल के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप मेरे साथी है। ओके, आप मुझे गाइड करिए। अगर आपको लगता है ये फंडामेंटली ठीक है, आपके पैरामीटर्स में, बाकी के दायरों में बैठता है, तो आप ओके कर दीजिए। डन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। वैसे आपको बता दूं कि जितना आपको फंडामेंटल के बारे में पता है, उतना ही मुझे भी टेक्निकल के बारे में पता है। समझ तो गए होंगे आप कि टेक्निकल के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो बिल्कुल हम एकदम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप स्टॉक निकालिए, बताइएगा। अगर फंडामेंटली कुछ हुआ तो मैं आपको हिंट कर दूंगा, अदरवाइज बिल्कुल बिंदास आप शुरुआत कीजिए। कैश के स्टॉक्स में जो जश्न चल रहा है उसमें आपकी भी भागीदारी जरूरी है, और इस जश्न को मना रहे हैं सबसे ज्यादा कुणाल जी और राकेश जी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, एक बहुत ही कमाल का शेयर है जो कि मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। स्टॉक का नाम है फाइजर, जिसमें कि अनिल जी एक ऐसा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है कि ऐसा लगता है कि बहुत फुर्सत में किसी ने ये पैटर्न तराशा हो। तो मौजूदा स्तरों पर फाइजर को लेना चाहिए। वैसे तो फाइजर को हर डिप में बाय करना चाहिए, लेकिन अभी एक नया मौका है खरीदने का, क्योंकि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और बहुत ही परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि फाइजर को खरीदने का अच्छा मौका है। 4700 रुपए पर 4700 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि पहला टारगेट 5150 रुपए का और दूसरा टारगेट 5500 के आसपास 5450 का होगा। तो 5450 रुपए के टारगेट के लिए फाइजर पर इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की रहेगी। बहुत ही बढ़िया। बंसल जी सुप्रभात, क्या खरीदेंगे सर? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, मैं तो कल का काम आज का काम कल ही करके गया था, तो पिक वही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आराम से लेके बैठिए और तब तक ट्रोल ना करें, तब तक परेशान ना हो, ना परेशान करें जब तक 45 रुपए 50 पैसे के नीचे स्पॉट के अंदर स्टॉक चले ना जाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय एंड होल्ड करें। 45.50 का स्टॉप लॉस है, 54 रुपीज 54 रुपए पहला टारगेट, 60 रुपए दूसरा टारगेट। थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस के साथ बाय एंड होल्ड कीजिए। ओके, 54 और 60 रुपए के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। 45-50 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक कृपया करके बंसल जी को परेशान न करें। जो भी परेशानी अगर आ भी जाए इस बीच में, अगर आपको लगता है कि करना ही करना है, तो फिर कुणाल जी इसी के लिए हैं। तो आप सारी अपनी परेशानियां कुणाल जी के तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल कुणाल जी का भी है, सिर्फ बंसल जी का नहीं, ये ध्यान रखें। 50-50 पार्टनर है, दोनों ने मिलके दिया है चार्ट कॉर्नर। तो जो भी क्रेडिट हो, जो भी अच्छी बात हो, जो भी टारगेट हासिल हो जाए, उसकी बधाई आप राकेश जी तक पहुंचा दें। अगर समस्या हो तो कुणाल जी से संपर्क करें। आइए संपर्क करते हैं किरण जी से, जो देने को तैयार है आज का पिक ऑफ द डे। किरण जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे आपने भी कहा सवेरे कि बैंक्स और एनबीएफसीज ये हरकत में रहने वाले हैं आज के सत्र में, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और जिस तरीके से चोला फाइनेंस एक बहुत अच्छा पैटर्न करते नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि एक कंडीशनल बाय रखना चाहिए। 235 लेवल रहेगा, 235-36, इसके ऊपर जब चलना चालू कर देगा तभी बाय करने की सलाह है।
वो ब्रेकआउट लेवल्स है, और जैसे ही ये बाय होगा तो मेरा स्टॉप लॉस 230 का रहेगा। 245 से 249 के टारगेट देखने को मिलेंगे 1 से 2 दिनों में। ओके, 245 से 249 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी चोला में। ये है राय इस वक्त किरण जी की तरफ से। वीके शर्मा साहब हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटी से। शर्मा साहब जाने माने जाते हैं बेहतरीन ऑप्शन देने के लिए, और हर रोज शाम को आप उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं बाजार आज और कल में 7:30 बजे वाले शो में, जहां आपको शर्मा जी का ऑप्शन हर रोज मिलता है। सर बताएं, आपका पिक ऑफ द डे कोई न कोई ऑप्शन ही होगा। जी जी, नमस्ते। और ये स्टॉक ऐसा है आईसीआईसीआई बैंक, जो मैं कई बार फंडामेंटल तौर पे भी बोल चुका हूँ, और अगर कोई एक स्टॉक होगा जिसमें बहुत रिकमेंड किया वो ये स्टॉक है। तो मैं समझता हूँ कि कल जो हमने ऑप्शन दिया था वो आज के लिए ही था, और अभी सुबह के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल रेलेवेंट है, और जो माहौल आपने बनाया उसके अंदर भी। तो आईसीआईसीआई बैंक 380 का कॉल लें, 5 रुपये 80 पैसे पे खरीदा जा सकता है। ये कल की क्लोजिंग थी, और 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट रहेगा करीब 10 रुपये का। और मैं समझता हूँ कि ये जो निफ्टी है, और या जो बैंकिंग सेक्टर है, जो कई दिनों से आराम से बैठे थे, ये सितंबर महीने में थोड़ा तमाशा दिखाएंगे ऊपर की ओर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिवली आपको इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर लिया जा सकता है। और एक लगे हाथों एक दूसरा स्टॉक जो मेरे पास भी है, बजाज फाइनेंस, पर मैं रिकमेंडेशन उसको नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी ध्यान रखें आप लोग कि वो भी जबरदस्त भाग सकता है। तो ये मैंने बता दिया, हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन मेरे खुद के शेयर होल्डिंग में है। आप एकदम निश्चिंत रहें शर्मा साहब। ध्यान रखने के लिए बजाज फाइनेंस पे एक नहीं, मैंने 3 आदमी लगा रखे हैं। वागले साहब हैं, सचिन जी हैं, सच्चिदानंद उत्तेकर। उसके बाद में आप देखिए बजाज फाइनेंसर पर हमारे जिसको कह सकते हैं इन हाउस एक्सपर्ट किरण जी हैं, पुणे वाले, वो हैं। और बजाज फाइनेंस कल क्लोजिंग वाले शो में लगभग सबने ये रिकमेंड किया है 3510 प्लस के टारगेट के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब आपने कह दिया तो आप सबसे सीनियर है इस पैनल पे, सब लोग कान खोल के सुन ले। शर्मा साहब के कहने के बाद आप सबको बजाज फाइनेंस पे और ज्यादा ध्यान रखना है आज के लिए। आइए, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी दीपक नाइट्राइट वाले, जिनका स्टॉक कल 20% फिर से सर्किट पर जा पहुंचा। सिद्धार्थ जी मतलब ऐसा दीपक नाइट्राइट को क्या खिलाते हैं आप? स्टॉक ऐसे भागे जा रहा है, मतलब 200-250 से जो आपने शुरुआत की। एक मिनट सिद्धार्थ जी, मैं आऊं उससे पहले शर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी शर्मा साहब। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो मैंने देखा है मार्केट्स के अंदर, जो मेरी अभी तक, और थोड़ा अलग है आपके ट्रेडर्स के लिए खासकर, कि जो ये समझते हैं कि भाई सुबह के जो ऑप्शन है, या हम सुबह जो बोलते हैं, वो ध्यान रखा जाना चाहिए। पूरा मार्केट सुनता है, और कई बार गुमराह भी लोग कर देते हैं, शेयर को अचानक ऊपर ले जाकर नीचे गिरा देते हैं। तो वो इंटेंशन हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि आपने बोल दिया है टीवी पे, सबको मालूम है, तो आप गलत पढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा रिस्क अपना दोपहर के बाद भी रखें। जो आपके शो में जो 2:30 बजे के बाद जो लोग बैठे रहते हैं, उनके ऊपर मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए रहेगा उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो हो सकता है 2:30 से 3:30 में आपको चमत्कार दिखा दे, और अगर नहीं दिखाया है तो आज के दिखाने का उसका जो परमिट है वो वैलिड है। तो उस दृष्टि से आप जो रिस्क सुबह समझते हैं कि सुबह रिस्क लेने में आपको पैसा ज्यादा लगता है, आप थोड़ा रिस्क बचा के रखें 2:30 बजे के बाद के लिए भी। तो एक ही मैं कहना चाहता था, काफी दिन से ये मौका पड़ा तो आपने मौका दिया, तो ये मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर थोड़ा इस बात पे भी ध्यान दें, ट्रेडर्स रादर। सर यही तो फायदा है आपके अनुभव का, जो हमें समय समय पर इस तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें सुनने समझने को मिल जाती है, जिसको समझने में आपने दशक लगाए हैं सीखने समझने में, वो हमें मिनटों में आपसे मिल जाता है। आइए, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। बताइए सर, धुआंधार स्टॉक आपको याद तो होगा, पिछले 3-4 स्टॉक है, यूपीएल, टीसीएस, सिप्ला, पिक ऑफ द डे, निफ्टी के ये सारे स्टॉक जिस दिन सिप्ला पिक ऑफ द डे में आ जाए सिद्धार्थ जी के, उस दिन 4-5% से कम में रुकते नहीं है। अब आज वैसे ही, मतलब मैं ये कहने के पीछे मतलब ये कि मैं आप पे दबाव बना रहा हूं, वैसे ही एक दमदार स्टॉक आज आपको फिर से देना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपके प्रशंसा के लिए। और मुझे लगता है कि जो जैसे केमिकल को हमने कवर किया, और ऐसे ही हमने उसका नाम उगता सूरज नहीं दिया था, क्योंकि केमिकल में धमाल था, और वो अभी स्टॉक प्राइस में दिख रहा है जहां ग्रोथ है।
वैसी एक कंपनी, जैसे आपने कहा कि अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी को चुन के लाए, वैसी एक कंपनी केमिकल से लेके आए हैं और वो थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब तीसरी बड़ी कंपनी विश्व की, टाटा केमिकल। सोडा ऐश बनाने में ये कंपनी तीसरी बड़ी कंपनी है दुनिया की, विश्व की, और मुझे लगता है कि ये कंपनी को खरीदना चाहिए। टारगेट होना चाहिए 400 का, निवेश की राय है। और सबसे बड़ी चीज, क्रॉप प्रोटेक्शन और एग्री साइंस बिजनेस में ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है। टाटा केमिकल एक नई कंपनी चुन के लाए हो, फिर से नाम इसके पीछे केमिकल ही है, और पेरेंटेज सुपर स्ट्रॉन्ग। 400 के टारगेट के लिए जरूर खरीदना चाहिए। ओके, 400 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए टाटा केमिकल्स। हमने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में अच्छी खबरें भी आई हैं कंपनियों के लिए और स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव रहा है। नज़र रखते हैं जहाँ तक टाटा केमिकल्स का सवाल है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमने भरपूर मूवमेंट आते हुए देखा है। कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं। LIC हाउसिंग, बागले साहब आपसे लगातार इस चार्ट पर डिस्कशन हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी एक्टिव रहे हैं NBFC स्टॉक्स। इनके नतीजे अनुमान से बेहतर थे, हालांकि 1-2 चीज़ें थी कंसर्न की। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है LIC हाउसिंग का? क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है आज? दीपांशु, कल भी मैंने कहा था ये 282, 283 पे जाके पिछले 4-5 दिनों से अटका है, तो 283 के पार अगर निकल जाता है आज के दिन में तो मुझे लगता है इमीडिएटली बाय कर लेना चाहिए एक 3-4 रुपए के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है ये 295 तक जा सकता है। ओके, 295 तक जाने की तैयारी में है LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर नजर रखते हैं। सुमित जी, नोसिल जरा इसकी चार्ट देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले इस पर एक बड़ा स्पाइक भी आया था। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? नतीजे तो वैसे थोड़े कमजोर रहे हैं, पर स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा है? दिवांशु, नोसिल बोला ना आपने? जी सुमित जी, नोसिल। देखिए दीपांशु, नोसिल के अंदर पिछले 2-3 महीनों के अंदर लोअर लेवल से अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अभी इसमें एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक 200 DMA के लेवल ब्रेक करके अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। अभी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है 124-125 के आसपास, तो शायद थोड़ा सा डीप देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 115-116 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी डिप आता है तो इस डिप में खरीदारी करें। ऊपर में 124-125 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, फिर 130 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा नोसिल के अंदर। ओके, नजर रखते हैं जहां तक नोसिल का सवाल है। शर्मा जी, SBI पर आपकी क्या राय है सर? कई बार ये अब 200 के लेवल तक पहुंचा है पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, उससे ऊपर बड़ी मूव नहीं आती है। आज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़ा खरीदारी का लक्ष्य है 282 का। क्या फाइनली लग रहा है कि अब जिस तरह से बैंक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, SBI का समय भी आ सकता है? आपकी क्या राय रहेगी सर? इसका समय आ गया है सर। मेरा ये मानना है कि अगर आप इसके चार्ट्स को भी टेक्निकली देखें तो जो भी आपके गेस्ट हैं, सब जो माहिर हैं, सब बता पाएंगे कि 250 का टारगेट तो इसका ऐसा ही दिखता है, उसके बियॉन्ड 280 बिल्कुल संभव है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो इसके अंदर किसी भी प्रकार के नेगेटिव सरप्राइजेस आने की जगह अभी बिल्कुल नहीं है, और जो है जो खराबी है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आप ले सकते हैं, हमारे कवरेज में भी है, मेरे खुद के पास तो नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं तो खैर खुद प्राइवेट सेक्टर बैंक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन इसके अंदर ये टेक्निकली फंडामेंटली भी सक्षम है। और ये ध्यान रखिए कि ये वो कंपनी है जिसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इसी का एक पार्ट है आगे चल के, तो वो भी कभी आगे चल के निकल कर आ सकता है। तो और सब्सिडीज की वैल्यू भी इसके अंदर है। तो कुल मिला के एक वेल राउंडेड एक पैकेज है SBI इस वक्त, टेक्निकल, फंडामेंटल और थीमेटिक के लिए। ओके, देखते हैं फाइनली SBI का पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ता है कि नहीं, बट ट्रिगर जरूर लग रहे हैं कि इस पर आपको मूव आते हुए दिखे। PVR, यहाँ पर किरण जी आपकी राय, क्योंकि हमने वैसे अच्छी तेजी देखी है स्टॉक में, पर अब खबरें आ रही हैं कि शायद अनलॉक 4 में भी सिनेमा घर नहीं खुल पाए, क्योंकि 40% ऑक्यूपेंसी पर सिनेमा ऑपरेटर्स, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स खोलने के लिए तैयार नहीं है इस समय। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है सर? अच्छी तेजी के बाद क्या अब थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पर?
देखिए चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है और उसने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1250 का था वो तोड़ के ऊपर गया है। वापस वो इम्पोर्टेंट जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टेस्टिंग के लिए इंटरमीडिएट ट्रेंड चालू है, करेक्टिव ट्रेंड। तो मेरा मानना है कि इन लेवल्स तक टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, पर अगर ये टेस्ट होके वापस यू टर्न लेता है तो वापस तेजी की पोजीशंस बनाने चाहिए।